Hello everyone, my name is Shivangi Singh and welcome back to my YouTube channel that is Aim with Shivangi। और आज हम करने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चंस फ्रॉम सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हम करने वाले हैं फ्रॉम द बुक एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन के एक क्वेश्चंस आज हम यहाँ पे अच्छे से कवर करेंगे, साथ ही में हम लोग उसको रिवाइज भी करेंगे और पुरानी नॉलेज से कनेक्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द मोटिवेशनल कोट जो हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं। वो कुछ इस तरीके से है कि द ओनली इम्पॉसिबल जर्नी इज द वन यू नेवर बिगिन, यानी कि एक ऐसी जर्नी जो आप कभी शुरू ही नहीं करोगे तो वो इम्पॉसिबल ही होगी, राइट। तो अगर आपको कोई भी चीज इम्पॉसिबल लगती है तो पहले उसे स्टार्ट करो, ऑटोमेटिकली वो पॉसिबल हो जाएगी। आई होप आपको इससे मोटिवेशन मिला होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है differentiate between the following parts of pairs of term based on the clues given in the parenthesis। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 यहां डाल लेते हैं। ठीक है, जो कि है कह रहा है डिफरेंशिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ क्लूज। ठीक है, हर बेसिस पे नहीं, सिर्फ जो क्लूज दिए हैं ब्रैकेट में उनके बेसिस पे। तो पहला है हमारा सेल मेम्ब्रेन और दूसरा है हमारा सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के में डिफरेंशिएट करना है, लेकिन किस बेसिस पे? बेसिस है परमिएबिलिटी। ठीक है, तो परमिएबिलिटी के बेसिस पे हमें डिफरेंशिएट करना है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को। तो ठीक है, एक डिफरेंशिएशन के लिए एक लाइन खींच लेते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है, हमको भी पता है, आपको भी पता है, वो होती है सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल यानी कि ये कुछ सेलेक्टिव चीजों को ही अलाउ करेगी, सेलेक्टिव चीजों को ही अलाउ करेगी, है ना, अपने अंदर से पास होने के लिए। पर जो हमारी सेल वॉल होती है वो होती है फुल्ली परमिएबल, यानी कि चाहे जो भी चीज होगी ये सबको अलाउ कर देगी कि आओ भैया मेरे अंदर से जा सकते हो, आप जाओ। ठीक है, दूसरा आ जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में, पर फिलहाल हमें क्योंकि परमिएबिलिटी के बेसिस पे पूछा है तो इसलिए हमें स्पेसिफिक रहने की जरूरत है। ठीक है, दूसरा जो है पॉइंट वो है SER और RER को डिफरेंशिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब SER और RER स्ट्रक्चर के बेसिस पे, तो ऑब्वियसली जो RER है वो क्या नाम होता है उसका? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, है ना। तो इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, इसका जो सरफेस होती है वो रफ होती है। यहां पे क्या होता है? स्मूथ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। यहां पे राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, है ना। क्यों नहीं पाए जाते भैया? मैम यहाँ पे पाए जाते हैं क्योंकि राइबोसोम हमारे क्या करते हैं? राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और ये जो हमारा SER है वो क्या करता है? लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन को RER सिंथेसाइज करता है। फिर तीसरा पॉइंट है क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, एंड क्रोमोप्लास्ट। पहले तो देखो, दोनों ही हैं हमारे, क्या हैं? दोनों ही पिगमेंट्स हैं। ठीक है, दोनों ही कलर पिगमेंट देते हैं। सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है, मतलब दोनों ही पिगमेंटेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन अब इनमें डिफरेंस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। अब पिगमेंट देते हैं, लेकिन कौन से पिगमेंट देते हैं? डिफरेंस क्या है? जो क्लोरोप्लास्ट है, अगर आपको याद हो तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो यानी कि क्लोरोफिल से आ रहा है, राइट। तो क्लोरोफिल कौन से कलर की होती है? ग्रीन। तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो हमारा देता है ग्रीन कलर टू द प्लांट्स में ये देता है ग्रीन कलर। और जो क्रोमोप्लास्ट है वो कैसे? रेड, येलो, है ना, ऐसे कलर्स को सपोर्ट करता है। तो ये जो बेसिकली क्रोमोप्लास्ट होता है वो डिफरेंट कलर्स देता है, डिफरेंट कलर्स
इन प्लांट। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये डिफरेंशिएशन। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होगे क्योंकि आप लोग पहले पढ़ चुके हो ये। आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है two similar animals are placed in two different solutions. Cell X is placed in pure water and cell Y is placed in the concentration salt solution. Okay मैम, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, दो सेल दे रखी हैं, एक सेल, अच्छा ठीक है सेल हटा दो, हम लोग एक काम करते हैं किशमिश ले लेते हैं क्योंकि किशमिश भी सेल की जैसी होती है, राइट। तो अभी आपने क्या पढ़ा है, पहला दे रखा है कि उसको प्योर वाटर में डालते हैं, तो चलो हम लोग किशमिश को प्योर वाटर में डालते हैं, देखते हैं क्या होता है। हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर जब पढ़ रहे थे हम, तो हमने लोगों ने पढ़ा था कि जो किशमिश होती है वो अगर रात में सोक करी जाती है प्योर वाटर में और सुबह तक कैसे होती है ना, फूल जाती है। तो जो हमारा सोल्यूशन होता है उसमें कैसा होता है, पहले तो आप देखो, पहला वाला जो उन्होंने दिया है कि सेल X और दूसरा दिया है सेल Y। ओके, पहला उन्होंने डाला सेल X को प्योर वाटर में, ये रही हमारी सेल X, और इसको डाला है उन्होंने प्योर वाटर में, ठीक है, प्योर वाटर। दूसरा सेल Y उन्होंने डाली है एक कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ये Y लिख दो भैया, ठीक है, Y समझ में आ रहा ना, ये है कौन सा सोल्यूशन है, ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट का सोल्यूशन है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या पूछा गया है कि सेल आर ऑब्जर्व्ड आफ्टर सम टाइम सेल X swells and cell Y shrinks, which statement provides a correct explanation of the above observation। पहले तो देखो क्या है, प्योर वाटर यहाँ पे है और यहाँ पे है क्या, अब देखो जहाँ पे ज्यादा पानी की कॉन्सेंट्रेशन एज कंपेयर टू सेल कहाँ ज्यादा है, क्योंकि जहाँ पे प्योर वाटर है वहीं तो पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अब जहाँ पे पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ऑस्मोसिस होगा और क्या होगा, पानी जो है ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करने लगेगा और सेल क्या हो जाएगी, स्वेल्स, राइट। जो हमारी सेल है वो फूल जाएगी। आई होप आपको समझ में आया कि पानी जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हो रहा है हमारा मूवमेंट, और इसी से क्या हो जा रहा है, हमारी जो सेल है वो स्वेल्स। आई होप आपको ये वाला चीज समझ में आ गई है, एक्स वाली, और वाई वाले में इस उल्टा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में ऑटोमेटिकली वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, ठीक है। जो भी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन दिया हुआ आपको, तो आप समझ जाना कि जो वाटर है वहां पे कम है, तो यहाँ पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। तो अब क्या होगा, पानी जो है एज कंपेयर टू सेल, ठीक है, तो अब सेल में जो पानी होगा वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे जो सेल का पानी है वो बाहर निकल जाएगा क्योंकि जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूशन में वो कम है एज कंपेयर टू सेल, ठीक है, समझ में आया। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सेल है हमारी श्रिंक कर जाएगी, ठीक है, और ठीक है, मूवमेंट आपको समझ में आ ही गया है कि पानी जो है सेल से बाहर निकल जा रहा है। आई होप आपको समझ में आया, एक एक करके समझते हैं। Salt molecules moved into cell Y causing it to shrink, ठीक है, cells are observed, ठीक है, ये सारी ऑब्जर्वेशंस हैं हमारी। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है कि जो सॉल्ट मॉलिक्यूल्स हैं वो, हाँ ठीक है, श्रिंक, राइट, एग्जैक्टली, ये सही बात है, मतलब हमारा पहला स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है, जो पहला स्टेटमेंट है हमारा वो सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, वाटर मूव्ड इनटू सेल X एंड मोर वाटर मूव्ड आउट ऑफ सेल Y देन सॉल्ट सोल्यूशन एंटर्ड इन इट, ठीक है, वाटर मूव्ड इनटू सेल X, सेल X में वाटर मूव किया, राइट, एंड मोर वाटर मूव्ड आउट ऑफ सेल Y देन द सॉल्ट सोल्यूशन एंटर्ड इन इट। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ देखो ये कहना चाहते हैं कि सॉल्ट का सोल्यूशन जो है वो पानी निकलने के बाद सॉल्ट का सोल्यूशन सेल के अंदर चला गया। तो आपको बता दें कि ऑस्मोसिस या जो मूवमेंट होती है वो हमेशा वाटर मॉलिक्यूल्स की होती है, सब्सटेंसेस की मूवमेंट नहीं होगी, तो हमारा स्टेटमेंट 2 भी गलत हो जाता है,
तीसरा स्टेटमेंट है वाटर मूव्ड इनटू सेल एक्स एंड मूव्ड आउट ऑफ सेल वाई थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। राइट भैया, सेल मेम्ब्रेन से ही तो होगा। राइट, ये भी स्टेटमेंट सही है कि जो मूवमेंट है ये भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही हो रही है। राइट, सॉल्यूट मूवमेंट कॉज ऑस्मोसिस इन बोथ द सेल्स। राइट, अब देखो क्या लिखा है, मूवमेंट होता है सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं हो रहा है। नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, समझो यहां पे बहुत अच्छे समझो कि सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होगा। इन दोनों ही केसेस में यही प्रूव करना चाहते हैं कि सॉल्यूट मूव कर रहा है, पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मूव कर रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक डायग्राम दे रखा है, अगर हो सकेगा तो हम पिक्चर अटैच कर देंगे उस डायग्राम की, उसको देख करके आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर आपके पास ठीक है डायग्राम, अगर आपको अगर नहीं अटैच कर पाते तो अपनी बुक से भी देख सकते हो आप। ठीक है, लुक एट द डायग्राम ऑफ द सेल इन फिगर 2.2, आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड फ्रॉम द A to G एंड करेक्टली मैच देम विद द फंक्शंस गिवन बिलो। ओके, ठीक है, पहले तो इसको रब कर दें। ठीक है, इसमें कहना चाहते हैं कि एक डायग्राम दे रखा है, ए से जी तक उन्होंने उसको लेबल कर रखा है और आपको एक एक स्टेटमेंट पढ़नी है और देखना है कि कौन सा किसका फंक्शन है और उससे उसको मैच करना है। राइट, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा ओके, कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो भैया देखो, कंट्रोल कौन करता है, याद हो अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो हमारा ब्रेन। राइट, तो ब्रेन ऑफ सेल क्या हो जाएगा, हमारा न्यूक्लियस। राइट, तो सबसे पहले वाला जो स्टेटमेंट है उसका आंसर है न्यूक्लियस। राइट, और न्यूक्लियस किस में दे रखा है हमारा, अगर आपको दिख रहा हो तो बी वाला जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग न्यूक्लियस, है ना। जो डायग्राम है उसमें जो बी वाला है पॉइंट है वो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ओके, सेल का रेस्पिरेशन अगर आपको नहीं पता हो तो जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है वहीं पे होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि जो हमारा एटीपी है यानी जो एनर्जी है वो वहीं पे बनती है और सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू ही हमारी एटीपी फॉर्मेशन होता है। इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो होगा इसका आंसर, साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब इसका आंसर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं, स्टोरेज ऑर्गेनेली दैट ऑल्सो प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल। अब देखो हम सबसे पहले आप देखो स्टोरेज कौन करता है, जो हमारे वैक्यूल्स हैं वो स्टोरेज में हेल्प करते हैं, वाटर के, न्यूट्रिएंट्स के स्टोरेज में हेल्प करेंगे। साथ में ये बोल रहा है रिजिडिटी टू द सेल, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि जो प्रेशर देते हैं ये एक वॉल्स के साइड, क्योंकि वाटर जो होता है ना वो टर्जिड प्रेशर प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से वो रिजिडिटी उसको मिल पाती है, इसलिए इस वाले का आंसर होगा वैक्यूल्स। ठीक है, आई होप स्पेलिंग सही है। हाँ, हाँ ठीक है, ठीक है, वैक्यूल्स इसका कौन सा है, जी वाला। वैक्यूल्स में वैक्यूल्स कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, जी। ठीक है, आगे बढ़ जाते। अगर ओके ये क्वेश्चन अगर आपको करने में दिक्कत हो रही है तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल देनी है आपके लिए जिसमें हम एक एक ऑर्गेनेली को एक्सप्लेन करेंगे इन द डायग्राम। ठीक है, आप वो वीडियो जाकर के जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि है सेपरेट द सेल कंटेंट फ्रॉम सराउंडिंग। अब कौन सा ऐसा ऑर्गेनेली है जो सराउंडिंग से हमारे सेल कंटेंट को सेपरेट रखता है। अरे भैया मैम बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया आपने, सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का काम क्या है, ऑब्वियसली मैम मेम्ब्रेन जो है प्रोवाइड करता है एक कवरिंग जो मिक्स नहीं होने देता, सेल के कंटेंट को बाहर नहीं निकलने देता। राइट, तो हमारा सेल मेम्ब्रेन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन। पहले तो आपको बता दें सेल वॉल बाहर के साइड होगी और सेल मेम्ब्रेन जो है हमारी अंदर के साइड होगी, तो एफ, राइट, एफ जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेल मेम्ब्रेन को। फिर आ जाते हैं आगे के क्वेश्चन पे जो कि है 4th वाला। ठीक है, 5th, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल रिजिडिटी टू द सेल। स्ट्रक्चरल रिजिडिटी कौन प्रोवाइड करेगा, सेल वॉल, है ना, समझ में आ रहा है ना। ये किस में पाई जाती है, आपको तो पता है ये प्लांट सेल्स में पाई जाती है, और सेल वॉल क्या करती है, स्ट्रक्चरल रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई।
ठीक है, 6 पे बढ़ जाते हैं। पैक एंड स्टोर मटेरियल्स रिसीव फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपको याद हो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, वो भैया हमारी फैक्ट्री है, वो बनाएगी लिपिड्स, प्रोटीन्स प्रोड्यूस करेगी। साथ में जो गोल्गी अपैरेटस होंगे उनका काम होगा उसको पैकेज करना और डिलीवर करना। ठीक है, तो यहां पे इसका आंसर हो जाएगा पैक्स एंड स्टोर मटेरियल, ये हो जाएगा हमारा गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा है। तो गोल्गी अपैरेटस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा सी। फिर आ जाते हैं हम लोग हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग फूड। इसका आंसर है, सोचो, मैन्युफैक्चरिंग फूड। अरे भैया देखो, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है वही तो हो रहा है ना। क्या क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फूड बनाता है ना, क्योंकि क्या होगा वहां से जो सन है वो आएगा, फिर उसके बाद क्लोरोप्लास्ट नहीं तो फूड बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोरोप्लास्ट को, क्लोरोप्लास्ट कौन से, राइट, डी में रिप्रेजेंट किया जा रहा है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि उसके पास क्या होती है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल एक एसेंशियल रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब क्लोरोप्लास्ट में होगा हमारा फूड बनेगा, राइट। यही तो बोला जा रहा है इसमें कि हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड में कौन हेल्प कर रहा है, हमारा क्लोरोप्लास्ट। आई होप आपको पूरा ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस ऑफ द पेयर ऑफ द सेल, ओके रुक जाओ एक सेकेंड, पहले ये इरेज कर लेते हैं तब पढ़ते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस ऑफ द पेयर ऑफ सेल ऑर्गेनेली आर करेक्टली प्लेस्ड अंडर द गिवन कैटेगरीज। ओके, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है सबसे पहला, और ये है प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, यहां लिखा है एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझो, पहला है उन्होंने बोला ल्यूकोप्लास्ट और सेल वॉल। आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, इसमें पूछा करेक्टली प्लेस, राइट। तो इन्होंने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। दूसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, और राइबोसोम। तीसरा ऑप्शन है सेल वॉल। ठीक है, which of the following options of the pair of organelles are correctly placed under the given categories? Okay, cell wall, और दूसरा है चौथा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इन्होंने बोला है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। आई हैव रिटन द क्वेश्चन इज राइट, राइट। ओके, यहां पे लिखा है एब्सेंट इन एनिमल सेल। ओके, पहला है प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ओके, राइट, अब समझ में आया। तो ये कहना चाहते हैं कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। ओके, इजी। अब प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होती है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ल्यूकोप्लास्ट प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है। हाँ मैम, प्रेजेंट होती है, क्योंकि मैम ये एक टाइप का पिगमेंट है, और ये जो पिगमेंट है ये कलरलेस टाइप का पिगमेंट होता है। ये रूट्स में पाई जाती है, रूट्स में भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये प्लांट से प्रेजेंट होता है क्योंकि एक प्लास्टिड है। ठीक है, ब्लास्टेड होने की वजह से ये प्रेजेंट है, राइट। एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है सेल वॉल। एग्जैक्टली करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेटमेंट पे, जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। हाँ भैया, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है, सही बात है। राइबोसोम्स एब्सेंट होती है, नहीं, कहाँ राइबोसोम्स, अगर एब्सेंट होंगे एनिमल सेल में तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन और लिपिड कौन करेगा, तो नहीं, सॉरी, प्रोटीन्स का सिंथेसिस कौन करेगा। ठीक है, तो नहीं, ये गलत बात है। फिर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, सेल वॉल प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है, एग्जैक्टली सही बात है। पर एब्सेंट इन एनिमल सेल, गोल्गी अपैरेटस एब्सेंट होता है एनिमल सेल में,
कहाँ से भैया? गोल्गी अपैरेटस प्रेजेंट होता है, लाइजोसोम प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, हाँ सही बात है, पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं, ये भी बिल्कुल गलत बात है। तो ओनली स्टेटमेंट विच इज कंप्लीटली करेक्ट इज स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी होता है, इसमें भी मतलब दोनों में होता है ना, तो एब्सेंट काय को बोल रहे हो? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। तो आगे बढ़ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 पे। आई होप आपको ये रिलेट करने में बहुत आसानी हो रही है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इतना पढ़ के आ चुके हैं मैम। आपने ओल्ड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाए हैं, न्यू एनसीईआरटी, तो इतना बार बार पढ़ के इतना रिवाइज हो गया है कि अब तो कोई गलत होने के चांसेस ही नहीं है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 5 पे। Two students, Renu and Rohit, were having a discussion on the plastids. Renu emphasized that all the parts of the plants, even roots, contain plastids. रेनू ने क्या बोला? रेनू था, सॉरी रेनू थी, रेनू का अच्छे से लिख दें, ठीक है, और ये था हमारा कौन? रोहित। रेनू और रोहित थे जिनके बीच में हो गई बहस। होती है ना आप लोगों में, लड़कियों में लड़कों में पट ही नहीं सकती भाई। रेनू और रोहित, उनमें भी हो गई बहस कि नहीं तुम गलत, और आप बताओ अल्टीमेटली, पता नहीं इसमें आगे कौन सही होने वाला है, पर अल्टीमेटली कौन सही होता है भैया? हमेशा कंफर्म रखो, हमेशा लड़कियां ही सही होती हैं, लड़कों तुम कभी सही हो ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो कभी भी अपने आप को ना सही समझना ही मत, तुम हमेशा गलत हो। ओनली गर्ल्स आर राइट इन एवरी सिचुएशन, वेदर इट इज, वो बोले कि सूरज आज मतलब दूसरी दिशा से उगा है, तो हाँ भैया उगा है, हर चीज कंफर्म, गर्ल्स आर ऑलवेज राइट। आगे बढ़ जाते हैं। रेनू और रोहित में, उन लोगों में क्या लड़ाई हो रही है पहले तो देखते हैं। एम्फेसाइजेस, रेनू क्या कह रही है? दैट ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट इवन रूट्स कंटेन प्लास्टिड्स। उसके अकॉर्डिंग ये रहा हमारा प्लांट और ये रही हमारी रूट्स। ठीक है, रेनू बोल रही है भैया कि मैम सारी जगह पे प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स आपको पता है ना, ये पिगमेंट्स होते हैं बेसिकली, प्लांट्स में पाए जाते हैं, जो कि कलर देने में बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो रेनू बोलती है कि प्लास्टिड्स हर जगह पे प्रेजेंट हैं प्लांट में, आर ऑल्सो प्रेजेंट इन रूट्स, ऐसा रेनू का कहना है। रोहित क्या कह रहा है? रोहित कह रहा है कि did not agree and the statement and told her that plastids are absent in। रोहित कह रहा है कि नहीं भैया, प्लास्टिड्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं हमारे, एब्सेंट। हे भगवान, जल्दबाजी का काम शैतान का काम। एब्सेंट इन रूट्स में नहीं पाए जाते उसके अकॉर्डिंग। साथ में क्योंकि रूट्स अंडरगो, उसके अकॉर्डिंग क्यों नहीं पाए जाते? सिंस द रूट्स अंडरगो एंड डू नॉट नीड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, उसके अकॉर्डिंग कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है भैया, तो इसको क्या जरूरत है रूट्स को? तो इसका सीधा मतलब है कि प्लास्टिड्स रूट्स में एब्सेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू रोहित। अब भैया बताओ कौन किसकी टीम में है? कौन रेनू को सपोर्ट कर रहा है, कौन रोहित को? हम तो भैया पता नहीं है अंदर की क्या बात है, पर हम तो रेनू को सपोर्ट कर रहे हैं। अंदर की बात जान लेते हैं। सबसे पहले प्लास्टिड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन रूट्स, ठीक है, रेनू का कहना है, रोहित के कहना है नहीं। तो आपको बता दें कि रेनू इस पोजीशन में जीत चुकी है। वेरी गुड, क्लैप्स, कूडोज। क्योंकि हमेशा लड़कियां सही होती है, ये रीजन नहीं है। यहाँ पे रीजन ये है कि जो हमारी जो रूट्स होती हैं उनमें एक और प्लास्टिड पाई जाती है जिसका नाम है ल्यूकोप्लास्ट, जो क्या काम करती है भैया? खाली प्लास्टिड्स का काम, अगर आपको लगता है कि वो फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट अकेली प्लास्टिड है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, बाकी की प्लास्टिड्स का काम फोटोसिंथेसिस नहीं है। ल्यूकोप्लास्ट एक प्लास्टिड होती है जो कि कलरलेस होती है एंड क्या करती है? स्टोर करती है फूड को। समझ में आया? आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया है। रेनू इसमें सही कह रही है, प्लास्टिड्स ऑल्सो प्रेजेंट होती हैं रूट्स में भी, पर प्लास्टिड्स इसके अकॉर्डिंग एब्सेंट होती हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है।
आगे बढ़ाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर टू इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज इन प्लांट सेल्स, डिस्कस हाउ दीज टू ऑर्गेनेलीज आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर टू ईच अदर एंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले यहां लिखो माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। यहां लिखो क्लोरोप्लास्ट, ओके। यहां लिखते हैं सिमिलैरिटीज, यहां लिखते हैं पहले तो फंक्शन पे, ओके ठीक है, स्ट्रक्चर ही लिख लेते हैं, और यहां पे फंक्शन में, स्ट्रक्चर में क्या है, डबल मेम्ब्रेन है दोनों ही, स्ट्रक्चर, ठीक है, दोनों का ही डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, दोनों में ही डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं। फंक्शन क्या है कि इनका जो है हैव देयर ओन डीएनए, हैव देयर ओन डीएनए एंड मेक देयर ओन प्रोटीन, प्रोटीन खुद का बनाते हैं ये। ठीक है, आई होप आपको दोनों ही समझ में आया होगा, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे। स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं, फंक्शन के बेसिस पे दोनों ही हैव देयर ओन डीएनए एंड मेक देयर ओन प्रोटीन। ओके, अब डिफरेंसेस देख लेते हैं। यहां पे एक लाइन खींच लो। डिफरेंसेस में सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बेसिस पे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, और फॉर्म करता है एटीपी, एनर्जी। ठीक है, दोनों समझ में आया, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में और एटीपी एनर्जी बनाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें होगा फोटोसिंथेसिस, और ये बनाएगा फूड का प्रोडक्शन करेगा, यहां पे प्रोडक्शन ऑफ फूड, प्रोड्यूस फूड। दोनों का फंक्शन समझ में आया। आप देख लो स्ट्रक्चरल डिफरेंस। पहला तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये हमारा प्लांट सेल में भी पाया जाएगा, है ना, और एनिमल सेल में भी पाया जाएगा, पर जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है प्लांट सेल में तो पाया जाएगा, एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। साथ में जो स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो अंदर से एक जो अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन होती है वो ऐसे क्रिस क्रॉस होती है, पर है ना, ऐसे फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है, पर जो हमारी डबल मेम्ब्रेन वाली क्लोरोप्लास्ट है वो क्रिस क्रॉस नहीं होती, उसकी इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो ऐसे फोल्डेड नहीं होती, वो प्लेन होती है। आई होप आपको सारे के सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अगर ये सब मेरे को समझ में आ रहा है कि इन सारी चीज़ों के लिए एक मेरे को छोटी सी, चाहे शॉर्ट सी बनाएंगे हम या फिर कुछ छोटी सी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम एक डायग्राम लेंगे और उस डायग्राम में आपको कंप्लीट हर एक ऑर्गेनली का फंक्शन प्रॉपरली मतलब डिनोट करके समझाएंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं विच क्वेश्चन नंबर 7 पे। सबसे पहले यहाँ लिख लो क्वेश्चन नंबर 7। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेल ऑर्गेनली कंटेन डीएनए। इसमें बताना है कौन से दो ऑर्गेनली है जिनमें डीएनए है। अभी हम लोगों ने बात की माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, जिसके पास खुद का डीएनए था, और तो अब देखते हैं कौन से एग्जाम्पल्स हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों है, या फिर क्या क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 में देख लो, पहला ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट एंड राइबोसोम। तो क्लोरोप्लास्ट तो ठीक है, राइबोसोम्स नहीं, नो। तो पहला ऑप्शन तो गया, है ना। दूसरा, क्लोरोप्लास्ट अगर आपसे बोला जाए तो क्लोरोप्लास्ट में उसके पास याद रखने वाली चीज ये है कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे ठीक है, अभी बाद में लिख देते हैं यहां पे। दूसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। ठीक है, अभी जो माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस है, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास तो होता ही है खुद का डीएनए, न्यूक्लियस के पास भी खुद का डीएनए होता है, तो भैया ये ऑप्शन सही है बिल्कुल ही। और तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो तीसरा ऑप्शन कह रहा है गोल्गी बॉडीज एंड राइबोसोम्स, गलत। न्यूक्लियस एंड राइबोसोम्स नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, इनके पास होते हैं अपने खुद के डीएनए। ठीक है, तो आप याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट अभी अभी आपने पढ़ा भी है। इन तीनों के पास खुद का ओन डीएनए होता है, खुद का ओन प्रोटीन होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? Okay, our researchers carried out an experiment in which she took 2 carrots of similar sizes. She placed one carrot in plain water and another carrot in concentrated salt solution. After 24 hours, she recorded her observations. Okay, पहले तो ये रहा हमारा बीकर, जिसमें 2 बीकर है, जिसमें दोनों में कैरेट रखा हुआ है। देखिए भैया कैरेट, ओके ऐसे करके बना देते हैं, हाँ बेटर। ओके, दिस इज द सेकेंड कैरेट। ओहो, अरे यार, सबसे होता है भाई, हंसने की जरूरत नहीं है किसी को। अगर किसी को हंसी आ रही है तो कोई जरूरत है नहीं हंसने की। ठीक है, ओके, तो ये हमारे 2 कैरेट्स हैं और दोनों को हमने वाटर में रखा है। एक जो वाटर है सोल्यूशन में रखा है, एक जो है ये प्लेन वाटर सोल्यूशन है। ठीक है, और ये है हमारा सॉल्ट है, शायद सॉल्ट सोल्यूशन। देखिए प्लेन वाटर एंड अंदर करंट कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। ओके, ठीक है, तो पहला What hypothesis does she? ओके, सबसे पहले ये याद रखो, जो प्लेन वाटर में अगर कैरेट रखा है वो वैसा ही क्रंची बना रहेगा। क्रंची मतलब एकदम अच्छा फ्रेश बना रहेगा। पर जो हम लोगों ने सॉल्ट सोल्यूशन में डाला है उसमें क्या होने वाला है? सबसे पहले देखो, ये जो सोल्यूशंस जो प्लेन वाटर वाले सोल्यूशंस होते हैं जिसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हाई होगी, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन, और जो मूवमेंट होगा वाटर का फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी यहाँ से यहाँ की तरफ होगा मूवमेंट। ओके, दैट आर ऐसे सोल्यूशंस में को क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, और जिनमें जो सॉल्ट सोल्यूशन है, अच्छा देखो भैया, कोई भी चीज कंपैरिजन नहीं होती है, हम आपको बता भी चुके हैं। नहीं तो आप देख लो, ये जो हम लोग सोल्यूशंस की बात कर रहे हैं इन द कंपैरिजन, जैसे कि एज कंपेयर टू, जो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर की बात हो रही है ना, एज कंपेयर टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन द सेल। ठीक है, समझ रहे हो, ये कंपैरेटिव डिस्कशन हो रहा है। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, सॉल्ट सोल्यूशन यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे सॉल्ट की ज्यादा है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम होगी इस सॉल्यूशन में, और इसकी वजह से ये वाला जो सॉल्यूशन है ये है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और इसमें क्या होगा, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ पे कम है एज कंपेयर टू द सेल, तो क्या होगा, वाटर जो है हमारा बाहर मूव करेगा, सेल से बाहर मूव कर जाएगा। क्योंकि हमेशा ऑस्मोसिस में क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर मूव करता है। यहाँ पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हायर है क्योंकि ये प्लेन वाटर है, और यहाँ पे सॉल्ट सोल्यूशन की वजह से ये वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर कम हो गया कंपेयर टू द सेल, तो यहाँ पे सेल होगी, यहाँ पे जो सेल है वो स्वेल्स नॉर्मल कंडीशन में, पर यहाँ पे स्वेल नहीं होगी तो नॉर्मल मेंटेन रहेगी, और यहाँ पे जो है सेल SHR श्रिंक कर जाएगी, है ना। तो जो हमारा कैरेट का शेप है वो थोड़ा सा डैमेज्ड हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ जाते हैं, एक एक करके इनके जो दी रखी है उसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट हाइपोथेसिस डज शी वांट टू टेस्ट थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट? शी वांट टू टेस्ट थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट ऑस्मोसिस टेस्ट करना चाहती है फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, कि ऑस्मोसिस क्या है, कैसे है, और क्या क्या हो रहा है डिफरेंसेस में। व्हाट वुड यू सजेस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? अगर आपको इस और अच्छे से मतलब एक्सपेरिमेंट को प्रूव करना है तो आप या तो एक प्लेन बीकर में एक नॉर्मल कैरेट ले लो बिना वाटर के, तो आपको डिफरेंस दिखेगा कि यहाँ पे क्या डिफरेंस है, और कंपेयर कर सकते हो फिर उसको आप। या फिर दूसरा आप क्या करो, वेट कर लो, वेट द कैरेट्स बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा कि जैसे भैया देखो, पहले मान लो फॉर एग्जांपल कैरेट हमारा 10 kg का था। ओके ठीक है, हमारा कैरेट 10 kg का है, क्या ही फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत है किसी को? मेरा कैरेट 10 kg का है, ठीक है, हम 10 kg का कैरेट लेके मेजर करेंगे, दिस इज फ्रीडम ऑफ थॉट्स। तो हम लोग 10 kg का कैरेट लेंगे,
और उस 10 केजी को कैरेट, इनिशियली वो 10 केजी का है, पर जब हमने इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाला, प्लेन वाटर में डाला, तो उसमें क्या हो गया, पानी ऐड हो गया, और पानी ऐड होने की वजह से उसका वेट जो है थोड़ा सा बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में वेट बढ़ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 10 से 12 केजीज हो जाएगा, और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा, वेट कम हो जाएगा, क्योंकि पानी निकल जाएगा ना, वाटर लॉस होगा ना वहाँ पे। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में मान लो फॉर एग्जाम्पल 10 केजी था तो 8 केजी हो गया। अगर आपको हाइपरटोनिक सोल्यूशन और अच्छे से समझना है, तो जो वेजिटेबल आप कुक करते हो, वो करने के बाद आपसे बोलता है कुकिंग आती है ना सबको, अरे नहीं आती तो कोई बात नहीं, करना तो आप ये ट्रिक यूज करना। कुकिंग करते समय आप नॉर्मली कहा जाता है कि जब भी आप वेजिटेबल्स डालो हल्का सा सॉल्ट ऐड कर दो, तो क्या होगा, जल्दी से वेजिटेबल्स गल जाएंगी, डिजोल्व हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा, वाटर लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे जैसे वाटर लॉस होगा तो वो जो वेजिटेबल्स हैं वो कॉम्पैक्ट और ज़्यादा सिकुड़ जाएंगी, पतली पतली छोटी छोटी, मतलब बेसिकली कॉम्पैक्ट हो जाएंगी। आई होप आपको समझ में आया। कैरेट के भी साथ आप सेम कर सकते हो, डालो कैरेट कढ़ाई में और उसमें डाल दो सॉल्ट थोड़ी सी, और देखो फिर कैसे कैरेट का क्या शेप साइज रह जाता है। आई होप आपको समझ में आया। आगे बढ़ जाते हैं 3 वाले पे, जो कि कह रहा है why does the carrot in the plain water stay stiff and crunchy but carrot in the concentration salt solution stay रवि है जो भी है, because easy because of difference in solutions। ठीक है, डिफरेंस इन सॉल्यूशंस, पहला है हाइपोटोनिक एंड दूसरा है हाइपरटोनिक, यही वजह है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया है क्वेश्चन। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो क्या कह रही है, जो कह रही है देख लेते हैं, पहले रब कर लेते हैं तब हम देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है इंडिकेट द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन बैक्टीरियल एंड एनिमल सेल। ओके, तो ये रहा हमारा बैक्टीरियल सेल और ये रहा हमारा एनिमल सेल। ओके, तो जो बैक्टीरियल सेल है और जो एनिमल सेल है, अगर आपको पहले तो क्या क्या चेक करना है, क्रोमोसोम मतलब प्रेजेंस होती है कि नहीं, न्यूक्लियस, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये क्या हो गया भैया, फिर दूसरा मार्क कर लेते हैं, क्रोमोप्लास्ट। ओके, ये रहा हमारा प्रेजेंस और एब्सेंस बतानी है। तो जो हमारा क्रोमोसोम है, अच्छा बैक्टीरियल सेल और एनिमल सेल एकदम याद रखना कि जो बैक्टीरियल सेल है वो कैसी सेल है, दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, और उसके अपोजिट ये कौन सी सेल है, ये यूकैरियोटिक है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो प्रो मतलब प्रिमिटिव, यू मीन्स न्यू, तो सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हमारे यूकैरियोटिक में होंगे, और प्रिमिटिव है तो उसमें उतने अच्छे फीचर्स बेटर नहीं होंगे उसकी कंडीशन। क्रोमोसोम जो होता है बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है पर ओनली 1, यहां पे भी पाया जाता है पर मोर देन 1। फिर आ जाते हैं न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियस इसमें नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, पाया जाता है। ओके, फिर आ जाते हैं इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है भैया, यूकैरियोटिक है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स नो, इसमें यस। क्रोमोप्लास्ट नो, इसमें यस। ओके, आई होप आपको समझ में आया है। हाँ, ये सब कुछ आई होप आपको समझ में आ गया है। बैक्टीरियल सेल एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल में हमारे अच्छे अच्छे बेटर बेटर फीचर्स पाए जाते हैं। एनिमल्स और प्लांट्स इसका एग्जाम्पल होते हैं यूकैरियोटिक का। प्लांट्स, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है, इसलिए ऐसी ऐसी कंडीशन है उसकी। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 says
आई एम सो सॉरी, वो क्वेश्चन नंबर 9 था, मैंने चेंज नहीं किया। ठीक है, तो आप देख लेना, वो क्वेश्चन नंबर 9 था जिसको अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, जिसमें जो जो चीज़ें बताई हैं मैंने। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आप। कैरी आउट द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। ओके, ये वाला पोटैटो वाला ये हटाओ, हम समझाते हैं क्वेश्चन। आई एम सो सॉरी, इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया है उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर डालना भूल गए हम, तो वो क्वेश्चन नंबर 9 था, 8 ही लिखा रह गया। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि है कैरी आउट द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट टेक। ओके, दिस इज, आई हैव ऑलरेडी डन दिस। हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे थे ओल्ड वाली, तो उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन था और ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको देखो क्या करना है, 4 आधे आधे आलू लेने हैं और उनको ऐसा एक बीकर में आधे आधे आलू को डाल देना है। फॉर बेटर, थोड़ा घटिया डायग्राम बन रहा है, कोई नहीं, फिर से बना देंगे हम। This is a beaker, this is the half potato. This is the beaker, this is a half potato. Same here, we will do the same thing. There also we will do the same thing. अब क्या करना है, this one is boiled. Okay, ये वाला हमारा boiled potato है। अब क्या करना है, ये वाला जो बीकर है सब में से स्कूप आउट कर लो। कैसे स्कूप आउट करना है, आई विल शो यू। आई ऑलरेडी हैव दिस। सो दिस इज अ हाफ पोटैटो, दिख रहा है आपको, दिस इज हाफ पोटैटो। अब हम लोग क्या करेंगे, स्कूप कर लेंगे इसको, ऐसे स्पून लेंगे और इसको स्कूप आउट कर लेंगे लाइक दिस। ठीक है, ओके, वो गिर गया, कोई नहीं। दिस इज, वी हैव टू डू समथिंग लाइक दिस, ताकि अब आप इसमें एक्सपेरिमेंट कर सको, क्योंकि अब ये लिविंग सेल की तरह बिहेव करेगी। आई होप आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो आई विल शो यू फ्रॉम द क्लोजर व्यू। आर यू एबल टू सी दिस? यस। तो बेसिकली आपको यही करना है, स्कूप आउट कर लेना है पोटैटो को। ओके, लेट्स कम बैक। अब यहाँ पे भी हमने स्कूप आउट कर लिया, फ्रॉम हियर ऑल्सो वी डिड द सेम, फ्रॉम हियर ऑल्सो वी डिड द सेम, और सब में वाटर डाल दो भैया। ओके, ये है ए, ये है बी, सी एंड डी। ओके, ये है हमारे जो भी है अपने बीकर्स। अब एक्सपेरिमेंट देखो क्या करना है। सबसे पहले इसमें हमें ऐड करना है शुगर, इसमें ऐड करना है सॉल्ट, इसमें भी ऐड करना है शुगर। पर अब डिफरेंस नोट करना है, क्या क्या चीजें हो रही हैं। सबसे पहले तो ये देखो, ये वाला जो बीकर है इसमें क्या है, इसमें कोई चीज एडिशनल नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस नहीं है, बेटा याद रखो, ऑस्मोसिस हमेशा मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी देयर हैज टू बी हैज अ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। अगर देयर इज नो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस देन देयर कैन नॉट बी मूवमेंट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई शुगर और सॉल्ट नहीं डाली गई है, इसलिए देयर इज नो नेट मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे नो नेट मूवमेंट होगा, नो ऑस्मोसिस। आई होप आप समझ गए हो। यहाँ पे क्या होगा, दोनों ही कैसे सॉल्यूशंस हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज हाई, वाटर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे शुगर पड़ी हुई है, यहाँ पे सॉल्ट पड़ी हुई है, तो आपको पता है कि जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे और यहाँ पे हाई होने की वजह से वाटर हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, यानी जो वाटर है वो अंदर की तरफ मूव करेगा। इसमें भी और इसमें भी सेम होने वाला है। ठीक है, अब दोनों मूवमेंट की वजह से क्या होगा, यहाँ पे वाटर कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा। पर यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये एक बॉइल्ड पोटैटो। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे कोई भी नेट मूवमेंट यहाँ पे भी नहीं होगा, नो नेट मूवमेंट। बोलोगे क्यों नहीं होगा मैम, यहाँ पे भी तो शुगर ऐड की है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है। भैया कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वो कहाँ गई, ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अभी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि पोटैटो बॉइल्ड है, यानी उसकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज डेड, वो डेड हो गई है। तो अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डेड है, इसका मतलब देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आया। अब एक एक करके क्वेश्चंस पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर्स इन द होलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी ड्यू टू पहला रीजन ड्यू टू हाइपोटोनिक सोल्यूशन
एंड कंसंट्रेशन डिफरेंस। आई होप आपको समझ में आ रहा है। वाटर कंसंट्रेशन हाई है एंड देयर इज कंसंट्रेशन का डिफरेंस, ठीक समझ में आ रहा है। और यहां पे क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डेड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेड, तो नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। समझ में आया? फिर आ जाते हैं ये वाले पे, ये वाले में। अच्छा ठीक है, ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाई इज कप ए नेसेसरी? अब कप ए में तो कुछ हो नहीं रहा, नेसेसरी क्यों है भैया? इसलिए नेसेसरी है, ये एक कंपैरेटिव स्टडी करवाएगा, आपकी कंपैरिजन कर सकते हो आपकी। यहाँ पे अगर कोई सॉल्ट सोल्यूशन या शुगर सोल्यूशन या फिर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस नहीं है, देन देयर इज नो नेट मूवमेंट, तो ये कंपैरिजन के लिए बेटर है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा क्या हो रहा है, why water does not gather in the hollowed portion of cup A and D? A और D में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि D में तो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेड हो गई है, तो इसलिए नो नेट मूवमेंट, और सेल भी डेड ही है उसकी, इसलिए जहां पे डेड है तो वहां पे क्या ही लिविंग वाले फीचर्स दिखाई देंगे। और यहाँ पे इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि देयर इज नो कंसंट्रेशन डिफरेंस या फिर नो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर, जो Question number 11 says, identify the pair that incorrectly matches the cell organelle with the, मतलब बेसिकली हमें incorrect वाला, ठीक है, वाला आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले क्या है कि राइबोसोम्स जो है हमारे, कभी कभी राइटिंग इतनी घटिया हो जाती है ना। राइबोसोम्स क्या हो रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस। ओ माय गॉड, दैट्स टू मच करेक्ट। राइट। दूसरा एसईआर, लिपिड। राइट, लिपिड तो करता है, सही बात है। एंड सेल्यूलर सिंथेसिस, ना भैया, ऐसा तो कुछ नहीं सुना कभी, तो दिस इज रॉन्ग। तीसरा भी एक बार देख लेते हैं। लाइसोसोम, डाइजेशन, एग्जैक्टली, डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल, एकदम सही। अरे कोई भी बाहर से चीज एंटर कर जाए अगर सेल में, तो लाइसोसोम का क्या काम है? लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स कहते हैं भैया। तो ये क्या करेंगे? डाइजेस्ट कर जाएंगे, उस फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट कर जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इनका यही तो काम है। तो बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, बट दिस इज नॉट सही। तो इस बेसिस पे हम लोग इस वाले को गलत करते हैं और हमें इनकरेक्ट ही फाइंड करना था। तो हम लोगों ने कर लिया है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। एंड क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? व्हाट आउटकम्स डू यू एक्सपेक्ट इफ ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया आर रिमूव्ड फ्रॉम द यूकैरियोटिक सेल? ओके, यूकैरियोटिक सेल से माइटोकॉन्ड्रिया रिमूव कर दिया जा रहा है। पहले बताओ माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया अगर चली जाती है तो क्या नहीं होगा? काम क्या है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होगा, है ना, जिसकी वजह से क्या नहीं बनेगा? एटीपी फॉर्मेशन नहीं होगा। एटीपी फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? नो एनर्जी। किस लिए? सिंथेसिस। राइट, सिंथेसिस नहीं होगा किसी भी चीज का, साथ में मैकेनिकल वर्क रुक जाएगा। ये सब नहीं होगा तो कोई एनर्जी नहीं रहेगी, तो कोई काम नहीं होगा। अगर कोई काम नहीं होगा तो अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाएगी। ये होगा हमारा अल्टीमेट चीज। समझ में आया? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा तो सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होगा, एटीपी फॉर्मेशन नहीं होगा, एनर्जी नहीं बनेगी, सिंथेसिस नहीं होगी किसी चीज की, मैकेनिकल वर्क नहीं हो पाएगा, और अल्टीमेटली सेल विल डाई। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप आपको समझ में आ गया है। यूकैरियोटिक की बात हो रही तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ यूकैरियोटिक में पाया ही जाता है, तो वहीं पे बात होगी। एग्जैक्टली, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया है। दिस इज, आई एम सो सॉरी, आई एम सो मच लॉस्ट।
ये क्वेश्चन नंबर 12 की बात हो रही है, फिर से समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था अगर माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल से हटा दिया जाए तो क्या होगा सेल का। माइटोकॉन्ड्रिया हट जाएगा, सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होगा, एटीपी फॉर्मेशन नहीं होगा, एटीपी फॉर्मेट नहीं होगा तो एनर्जी नहीं फॉर्म होगी, एनर्जी नहीं होगी तो सिंथेसिस नहीं होगी किसी चीज की, कोई मॉलिक्यूल की सिंथेसिस नहीं होगी, कुछ मैकेनिकल वर्क नहीं होगा, सेल्यूलर फंक्शंस जो है वो खराब हो जाएंगे और अल्टीमेटली सेल विल डाई। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ में आ गया। लेट्स चेंज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सो दैट वी डू नॉट मेस द थिंग्स अप। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13 एंड दैट सेज, क्या कहता है वो कहता है Question number 10. Which phenomena inhibits the formation of tumors in the human body and can plants do all? Okay. देखो एक चीज होती है that is called contact inhibition. Contact inhibition. Inhibition means रुकावट. Okay, यहाँ लिख दो. Let's say रुकावट, है ना, विरोध, रुकावट। तो इनहिबिशन यानी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, यानी कि अगर सेल डिवाइड कर रही है पर दो सेल एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं तो वो सेल डिवीजन वहीं रुक जाएगा, यानी कि सेल विल नॉट डिवाइड फर्दर, यानी कि सेल डिवीजन, है ना, अगर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है तो। बट अगर कोई सेल कैंसरस सेल है, अगर उसमें कैंसर है, कैंसेरियस, कैंसेरियस सेल्स, कैंसरस, कैंसरस सेल्स, आई होप आई एम राइट। भैया स्पेलिंग साथ मेरा थोड़ा है, ठीक है, हटाओ यार, क्या जरूरत है, हम कैंसर सेल्स लिखेंगे। पता नहीं जब पढ़ाने आते हैं तो ही हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। कैंसर सेल्स जो है हमारी, वो क्या करेंगी, अगर किसी सेल में कैंसर है तो वो लूज कर देगी, लूज द कैपेसिटी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ओके, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की जो प्रॉपर्टी है वो लूज कर देगी एंड उसकी वजह से क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ट्यूमरस सेल, लेट्स ड्रॉ इट सो डर्टी सो दैट यू कैन से यहाँ पे कैंसर का, यानी कि ये कैंसरस सेल है। अब ये आती है एक और के कॉन्टैक्ट में, तो नॉर्मली क्या होना चाहिए कॉन्टैक्ट इनहिबिशन से कि ये रुक जाएगी डिवाइड करना, बट कैंसरस सेल विल नॉट स्टॉप डिवाइडिंग, यानी कि ये कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहेगी और अपने जैसे और बनाएगी, मल्टीपल 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 सो मच। और ये जो क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स आर कॉल्ड या फिर इज कॉल्ड ट्यूमर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये जो ढेर सारी क्लस्टर ऑफ सेल्स इकट्ठा हो जा रही है यही बना लेंगी सेल्स का एक बंच ऑफ सेल्स, उसको बोलेंगे हम ट्यूमर। आई होप आपको समझ में आया। क्वेश्चन है, कैन प्लांट्स डू प्लांट्स ऑल्सो डेवलप ट्यूमर्स? यस, प्लांट्स कैन ऑल्सो डेवलप ट्यूमर्स। यस, प्लांट्स कैन डेवलप ट्यूमर्स, पर वो करती नहीं है क्योंकि उनके पास होती है सेल वॉल। पर अगर पूछा जाए कर सकती है, एग्जैक्टली हाँ कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती, ठीक है। पर उनके पास क्योंकि सेल वॉल होती है तो वो मतलब उनको हेल्प मिलती है और वो ऐसा वाला कुछ उनके में होता नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14, जो कि कुछ इस तरीके से है कि द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स व्हिच सेल ऑर्गेनली हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। राइट द पाथ ऑफ दीज कंपाउंड्स फ्रॉम देयर साइट ऑफ सिंथेसिस टू द सेल मेम्ब्रेन एंड शो देयर दिस थ्रू द लेबल डायग्राम। ओके फाइन। तो सबसे पहले हमें बताना है जो सेल मेम्ब्रेन है हमारी वो किससे बनी है, प्रोटीन एंड लिपिड्स। एंड व्हाट इज हैपनिंग हियर, जो सेल मेम्ब्रेन है पहले तो ये दोनों ही सिंथेसिस होता है इनका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये सिंथेसाइज होता है RER में यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंड लिपिड्स आर सिंथेसाइज्ड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
नाउ अब इनका सिंथेसिस हो गया है, तो ये बाहर आगे मूव करेंगे और ये जाएंगे हमारे गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास। अब ये इनके साथ क्या करने वाला है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बेसिकली हमारा डिलीवरी बॉय है जो कि क्या करेगा, पैकेजिंग प्लस मॉडिफिकेशन करने के बाद ये इन प्रोटीन्स को, और जो भी है वेसाइकल्स है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वेसाइकल राइट, और इसमें प्रोटीन्स को पैक कर देगा, है ना, और इनको ले जाएगा कहाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के पास। आई होप आपको ये वाला भी पूरा अच्छे से समझ में आ गया है क्वेश्चन। ये हमारा पाथवे है, सिंथेसिस हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, प्रोटीन्स आरईआरएनए, लिपिड्स एसईआरएनए, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में पैकेजिंग हुई, साथ में मॉडिफिकेशन हुआ, साथ में फिर ये वेसाइकल्स में हमारे प्रोटीन्स को पैक कर करके लेकर के जाएंगे कहां पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, और वहां पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाएगी फ्रॉम द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। आई होप यू आर वेरी क्लियर विद दिस क्वेश्चन ऑल्सो। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। एंड क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, पहले तो यहाँ पे लेट्स राइट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 सेज What would happen if gametes are formed by mitotic division? Okay, सबसे पहले समझो what is mitotic division. So mitotic division को हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, है ना। नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा गैमीट फॉर्मेशन होता है, गैमीट्स वो फॉर्म होता है विद द मियोसिस। अब मियोसिस, ठीक है, मियोसिस में क्या होगा, देयर इज अ रिडक्शनल डिवीजन, यानी फॉर एग्जांपल देयर इज क्रोमोसोम नंबर्स 2 और ये फर्दर डिवाइड हो जाएंगे 2n में, एंड फर्दर ये n में डिवाइड हो जाएंगे, राइट। तो अब देखो क्या हो रहा है कि मियोसिस होता है तभी तो, जैसे फॉर एग्जांपल मदर है ये हमारी, और ये हमारे फादर हैं, ठीक है। मदर ने दिया अपना X क्रोमोसोम, फादर ने दिया अपना Y क्रोमोसोम। मदर के पास टोटली हमारे, मान लो मदर के पास X क्रोमोसोम है, फादर के पास XY क्रोमोसोम है। अब इस X और XY की टोटल वैल्यू है 46, इसकी टोटल वैल्यू है 46। यहाँ पे जो इन्होंने X क्रोमोसोम दिया इसकी वैल्यू है 23, इसकी वैल्यू है 23, हाफ। तो अब ये दोनों कंबाइन हो गए और बनाया XY जो कि कंबाइन हो गया 46, यानी कि दिस इज बेसिकली मियोसिस। मियोसिस में जो हमारा क्रोमोसोम नंबर है हाफ हो जा रहा है। अब ये हाफ होना इसलिए जरूरी है क्योंकि फाइनली ये दोनों कंबाइन होंगे और एक सेल बनाएंगे जो कि मतलब क्रोमोसोम नंबर को बैलेंस कर देगा, जितना एग्जैक्टली एक ह्यूमन बॉडी में होना चाहिए, एक ह्यूमन गैमीट में होना चाहिए, इसीलिए होती है इसमें मियोसिस। पर अगर माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन में बेसिकली क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन है, 2n से 2n ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनेंगे और 2n ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनेंगे, यानी कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो डबल हो जाएगी। तो क्या होगा रिजल्टेंट, क्रोमोसोम नंबर will be same and thus forming a gamete with double the number of chromosome required ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मेयोटिक डिवीजन हुआ 2n 2n, यानी कि यहाँ पे अल्टीमेटली 4n रिक्वायर्ड, तो 2n था 4n फॉर्म हो जाएगा, यानी कि डबल क्रोमोसोम्स फॉर्म हो जाएंगे। तो ये जो बच्चा होने वाला है, जो बेबी होने वाला है, या तो उसकी प्री डिलीवरी हो जाएगी, प्री डिलीवरी यानी वो मतलब डेड हो जाएगा, अंदर ही पेट में मर जाएगा, या फिर दूसरा क्या होने वाला है कि
वो बच्चा जो बॉर्न हो रहा है वो थोड़ा फिजिकली या तो डिसेबल्ड है होगा या तो मेंटली डिसेबल्ड होगा, यानी कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम होगी ही होगी, राइट। समझ में आ रहा है आपको? आई होप आपको ये पूरा समझ में आ रहा है। ये है इसका रिजल्ट, क्रोमोसोम नंबर विल बी सेम एंड दस फॉर्मिंग द गैमेट विद द डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिक्वायर्ड, और जिसकी वजह से क्या होने वाला है, द फाइनल आउटकम जो होने वाला है वो एक डिसेबल्ड, क्योंकि क्रोमोसोम क्यों डिफरेंट होने वाला, मतलब जो जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा है, उसकी वजह से जो बेबी होने वाला है वो थोड़ा सा डिसेबल्ड होगा, किसी ना किसी फॉर्म में वो अपने फंक्शंस प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, इट इज अ बिग क्वेश्चन। Okay, a farmer Deepa was very happy with the harvest of the amla and lemons for her farm. However, she could sell only 1/4 of the produce in the local market. Recognizing that significant amount of produce may be lost post-harvest, she employed a traditional yet scientific method to extend the shelf life of amla and amla and lemons. She turned perishable produce into the profitable products such as pickles and sharbat. Okay, she used the excess produce to prepare pickles, murabbas and sharbat. Okay, by adding appropriate amount of salt, sugar and jaggery, जो भी है। ओके समझ में आ गया। बेसिकली क्या है, इनके पास ढेर सारे फल हैं, लेमन्स हैं, राइट, आमलाज हैं, तो ये क्या करना है, इसको इन्होंने प्रिजर्व करने का एक साइंटिफिक तरीका ढूंढा। उन्होंने कैसे पिकल्स बना लिए, उसके मुरब्बाज बना लिए और उससे वो प्रिजर्व हुआ। पहला जो हमारी स्टेटमेंट है, क्वेश्चन ये है, विच साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हैज द फार्मर अप्लाइड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द फार्म प्रोड्यूस। ओके, तो जो साइंटिफिक अप्रोच उन्होंने यूज किया है वो है ऑस्मोसिस। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अ बीकर, लेट्स टेक अ लेमन एंड ओके, इज दिस लेमन? ओके, हाँ ओके, लेमन, लेट्स टेक अ लेमन। अब ये लेमन कट किया है हमने और उसमें हमने मिलाई सॉल्ट, उसमें हमने मिलाई शुगर, राइट। अब समझो, सॉल्ट और शुगर मिला दी, क्या हो रहा है ऐसा कि भैया इसमें ग्रोथ नहीं हो रही है। ये बेसिकली प्रिजर्वेशन का एक तरीका है, यानी अगर आपने भी बहुत लंबे समय तक कोई चीज़ को बचा के रखना है तो आप ये तरीका यूज कर सकते हो। अब इसमें होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल फंजाई, बैक्टीरिया, है ना, आने की कोशिश करते हैं इसमें सॉल्ट और शुगर की मात्रा ज्यादा है, यानी कि दिस इज अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन नाउ। इसमें दिस इज अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन नाउ। अब कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में क्या होने वाला है, अगर कोई भी चीज, जैसे मान लो ये एक फंजाई एक सेल है, बैक्टीरिया एक सेल है, अब फंजाई आती है कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में, जैसे ही कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में आएगी तो क्या होगा, यहाँ पे पानी की जो मात्रा है कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में लेस है, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज लेस इन अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। अब क्या होगा, पानी कम है तो पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा, ज्यादा से कम की तरफ। तो जो सेल फंगाई है उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हियर, तो फंजाई से क्या होगा, सारा पानी बाहर निकल जाएगा, और फंजाई जब सारा पानी निकल जाएगा तो वो डेड, मतलब सिकुड़ जाएगी बिल्कुल ही और डेड हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी, उसकी फंजाई की भी और बैक्टीरिया की भी। तो ये पहले से ही, अगर इनको पता है कि यहाँ पे आने मर जाएंगे हम, तो ये क्यों आएंगे, इसलिए ये ऐसे सॉल्यूशंस में आते ही नहीं हैं। आई होप आपको समझ में आया है ये पूरा चीज। अब आ जाते हैं हम लोग अपने, ठीक है, दूसरे चीज पे। क्या है, हाउ डज द एडिशन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सॉल्ट एंड शुगर क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ स्पॉइलेज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड फंजाई, राइट। It will create a hypertonic solution and which will not help in growth of किसमें, बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है। बैक्टीरिया एंड फंजाई की ग्रोथ में हेल्प ही नहीं करेगा, तो अब भैया ग्रोथ में हेल्प नहीं करेगा तो क्या मरने के लिए आएंगे वो वहां पे? नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, आएंगे रहो तुम अपना, हम नहीं खराब करेंगे तुमको। फिर सजेस्ट अ हेल्दी रेसिपी ऑफ दिस काइंड। ओके, इजी। तो सबसे पहले ऐड लेमन प्लस सॉल्ट प्लस शुगर, सब मिला दो, कुछ नहीं बचना चाहिए, प्लस ऑयल
और क्या बचा, एड लेमन, सॉल्ट, शुगर, ऑयल, हाँ सब, और उसके बाद फिर उसको पैक कर दो इन एयर टाइट कंटेनर, हो गया। दिस इज द ओजी रेसिपी ऑफ पिकल्स। घर जाके बनाओ सारे लोग, अचार बनाना आज मम्मी के लिए, सब मिला के रख दो और देखो कैसे बैक्टीरिया आते हैं। व्हाई इज द साइंटिफिक, व्हाट आर द साइंटिफिक वैल्यूज? भैया साइंटिफिक वैल्यूज की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग डेली लाइफ में अपने साइंस को सीखते हैं, उसके भी पहले प्रिजर्वेशन सीखेंगे हम, है ना, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, प्रिवेंशन फ्रॉम स्पॉइलिंग, यानी कि फूड का डैमेज, फ्रॉम डैमेज ऑफ फूड, है ना। दूसरा साइंटिफिक वैल्यूज जैसे कि हाउ टू, मतलब अपने जो जो चीज़ें हमने साइंस में सीख रखी हैं अपने चैप्टर्स में, उनको कैसे अपनी डेली लाइफ में उसको यूज करना है ना। हाउ टू यूज साइंस इन डेली लाइफ, ये सब चीजें हम बेसिकली इस वाले एक्सपेरिमेंट से सीखते हैं। एंड फाइनली वी आर डन with one more exercise of our NCERT. I hope you are good with this. आपको समझ में आया सारी चीजें, और अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आपको जाना है भैया, फिर से पढ़ो, दोबारा पढ़ो, रिवाइज करो क्वेश्चन। बेसिकली व्हाट आई हैव सेड कि जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे कुछ भी नहीं होने वाला। स्टार्ट करो, उसके बाद फिर आप देखो कैसे मेहनत करते जाओ रेगुलर बेसिस पे। एक दिन में कुछ नहीं होता, इट शुड बी एटलीस्ट 20 दिन में आदत पड़ेगी, फिर आपको महीनों लगेंगे सीखने में चीजें। अगर आप देखो, कई बच्चे होते हैं जो एक बार में सीख जाते हैं, कई बच्चे होते हैं नहीं एक बार में सीख पाते। इट्स फाइन, यू आर नॉर्मल। बस आपको क्या करना है, मेहनत करते रहना है, कंटिन्यूटी मेंटेन करना, कंटिन्यूस रहोगे, बस यही है मास्टर की।